भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो आज शाम की खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से एक 22 जनवरी को आदेश सेवा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को भेजा गया है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2022 इसकी निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न जितने भी शिक्षक हैं और जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर ही क्यों ना हो या और भी कोई कर्मचारी ही क्यों ना हो, उनकी सुरक्षा और मताधिकार के संबंध में एक लेटर जो है नई दिल्ली को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। तो आइए देखते हैं इस लेटर में क्या क्या कहा गया है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2022 की घोषणा हो चुकी है एवं निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान भी है। तो वर्तमान समय में संपूर्ण देश में कोरोना और ओमिक्रॉन वायरस से संबंधित संक्रमण के लाखों केस प्रतिदिन आ रहे हैं। महामारी का संक्रमण दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले रहा है। संक्रमण के समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन कराया जा रहा है, जबकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन कराए गए थे तो पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया में संलग्न लाखों कर्मचारी संक्रमित हो गए थे। हजारों कर्मचारी जो है वो अपने काल के गाल में समा गए थे। प्रदेश के कर्मचारी पूर्व की स्थिति को देख करके भयभीत भी हैं। तो अतः कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। तो यहां पर जो पहला बिंदु आया है वो आप जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें लिखा है कि पोलिंग पार्टियों के कार्मिकों की सुरक्षा के संबंध में, तो जो भी कार्मिक पोलिंग पार्टी में जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए देखते हैं यहां पर क्या मांग की जा रही है। निर्वाचन प्रक्रिया में पोलिंग पार्टी के कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल, पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्रों हेतु रवानगी स्थल पर और मतदान संपन्न कराने के उपरांत पोलिंग पार्टी द्वारा ईवीएम जमा करने के स्थान एवं मतगणना स्थल पर कार्मिकों की सबसे अधिक भीड़ अथवा जमावड़ा होता है। पंचायत निर्वाचन के दौरान देखा गया है कि सामान्य स्थितियों की भांति ही प्रशिक्षण स्थल और रवानगी स्थल और मतदेय वाले यानी मतपेटिका जमा करने वाले वो स्थल, तो यहां पर जो है व्यवस्था इन पर जो है कैसी की गई थी, जबकि कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इसका प्रबंध कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत करना चाहिए। पिछली बार पंचायत चुनाव में आपको पता होना चाहिए जनगणना जो है पंचायत चुनाव की जो मतगणना है उससे पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने का आश्वासन देने के उपरांत भी प्रशासन द्वारा मतगणना स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया जा सका, जिसके कारण कार्मिकों में संक्रमण भी तेजी से पंचायत चुनाव में पिछली साल जो है फैला हुआ था और काफी लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने तो कह दिया किसी भी शिक्षक की जान ही नहीं गई, जबकि तमाम लोगों की गई थी। उसके अलावा भी आपको कहना चाहेंगे दूसरा पॉइंट इनका क्या है, और यह भी कोई जो है बात छिपी नहीं है किसी से कि पिछले वर्ष पंचायत चुनाव में जो है कितना व्यवस्था की गई थी कोविड के नियमों के लिए। आप सब जानते कुछ भी नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं थी। एक के ऊपर एक इंसान जो है चढ़ा जा रहा था, जो है लाइन में लगे हुए कि हमारी ड्यूटी का ड्यूटी लेटर वगैरह ड्यूटी लेने के लिए वहां पर इतनी भीड़ लगती है, बाद में बक्सा जमा होते तब भी लगती है, लेखा जोखा जब फार्म आरम भरते करते हैं पूरा तब भी होती है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। खैर, इनका अगला जो पॉइंट है, जनपद की समस्त विधानसभा के कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल और रवानगी स्थल और ईवीएम जमा करने के स्थानों पर और मतगणना स्थलों पर अलग अलग इनको रखे जाएं और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जाए और संभव हो तो प्रशिक्षण ऑनलाइन ही इनका करा लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। इधर इनका कहना है कि पोलिंग पार्टी की रवानगी के लिए वाहनों में बैठते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करो और पर्याप्त संख्या में बसों को भी लगाया जाए। पोलिंग पार्टी की रवानगी के लिए ट्रक का प्रयोग कदापि न किया जाए। पिछली बार पंचायत चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से वहां पर जो है जो भी पाए उसमें जो है लोगों को बैठा बैठा करके भेज दिया। यहां तक कि जो डीसीएम आते जिनमें गाय भैंसे जो है लेकर के ज्यादातर जो है इधर उधर लोग जाते हैं और बाकी सामान ढोने के काम आता है, तो उन चीजों में वर्करों को बैठा बैठा करके भेजा गया। काफी जगह तो जो है ट्रकों में बैठा करके भेजा गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार के पास उचित मात्रा में क्या इतनी बस भी नहीं है कि बस में अच्छे तरीके से इन कर्मचारियों को आराम से उनको भेजा जाए, क्योंकि पूरा इंसान दौड़ते भागते और काम करते करते कितना थक जाता है 2-3 दिन में, ये उसी जो यानी वो ये वही जानता है। तो आप सोचिएगा, बाकी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए सरकार के पास में जो है सरकारी बसें सब आ जाती है और सारी चीजें कराई जाती हैं। उसके उल्टे भी आपको पता है, अभी जब कोई रथ यात्रा निकालनी होती है सरकार को
तब भी सारी जो है वाहन आ जाते हैं, लेकिन जब ड्यूटी लगती है तो यहां पर व्यवस्थाएं जो है इनकी चरमरा जाती हैं। इधर कहने का मतलब है मतदेय स्थलों पर मतदाताओं के प्रयोग के लिए मास्क और ग्लव्स इसकी व्यवस्था भी करने की घोषणा की गई है। आशा है कि घोषणा के अनुरूप मतदान करने वाले सभी मतदाताओं और मतदान कार्मिकों इनके लिए मास्क और ग्लव्स मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहेंगे। परंतु कोविड प्रोटोकॉल के प्रति जनसाधारण की जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए यह संभव है कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के मतदाता मास्क और ग्लव्स का प्रयोग किए बिना ही मतदान कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में मतदान कक्ष में उपस्थित मतदान कार्मिकों को संक्रमण का संकट हो सकता है। अतः प्रत्येक मतदाता को कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की व्यवस्था भी की जाए। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न कार्यमुक्त होने की तिथि से के पश्चात 1 माह के अंदर जो भी कर्मचारी संक्रमित हों उनके इलाज पर होने वाले व्यय का जो भुगतान है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी भी शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक या आंगनबाड़ी अथवा संविदा कर्मी इनको राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं है, तो इसकी भी व्यवस्था यहां पर की जाए। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न कार्मिकों का 1 करोड़ रुपए का बीमा भी कराया जाए। निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न या कार्य मुक्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी भी कार्मिक की अगर डेथ हो जाती है तो उसके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा नियमित कर्मचारियों की भांति संविदा कर्मी के आश्रितों को भी नौकरी प्रदान की जाए। तो यहां पर मांग की जा रही है, अगर चुनाव मान ले पूरा हो गया उसके बाद में तो थोड़ी डेथ हो जाएगी किसी की, मान लो तब संक्रमित हुआ चुनाव के दौरान, डेथ तो होती है कभी किसी की 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो 1 महीने के कम से कम दायरे में अगर किसी की डेथ हो जाती है जिसने चुनाव ड्यूटी में काम किया हो तो ऐसे जो है परिवार वालों को उनके 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, यह भी मांग की जा रही है। किसी भी ड्यूटी से कार्यमुक्त होने के पश्चात 7 दिन की क्वारंटीन लीव वगैरह पर भी उनको दिया जाए, तो यह भी उनको जो है बताया जा रहा है कि 7 दिनों के लिए कम से कम क्वारंटीन लीव इनको मिलना चाहिए, जिनको भी जो है यहां पर ड्यूटी में लगाया जाए जब वो काम हो जाए उसके बाद में। विकलांग एवं गंभीर रूप से जो बीमार शिक्षक है या कर्मचारी है उनकी ड्यूटी कतई ना लगाया जाए। तो यहां पर जो भी विकलांग टाइप के शिक्षक है या बीमार है ऐसे लोगों को ड्यूटी से बाहर रखा जाए। महिला कार्मिकों के संबंध में भी कुछ आए हैं, ऐसे कार्मिक जो पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं उनमें से महिला कार्मिकों की ड्यूटी ना लगाई जाए, ऐसे भी जो यहां पर जो है कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे ये एक लेटर आया था। अब बात करते हैं 22 जनवरी के इस वाले आदेश की। कार्यालय उपजिलाधिकारी का है, खतौली से जारी है। माननीय जो है प्रेक्षक महोदय इनके द्वारा ये मतदेय स्थलों पर निरीक्षण के संबंध में एक ये आख्या टाइप की भेजी गई है। तो यहां पर उनका कहना है कि कुछ जानकारी प्राप्त की जा रही है। मतदेय स्थलों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं जैसे भवन की स्थिति, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, शौचालय, रैंप और यहाँ पर साइनेज, ये सब चीजें व्यवस्थाएं हों। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केंद्र की भी स्थापना करवाई जाए और बीएलओ द्वारा मतदाताओं के सहयोग के लिए आशा कार्यकर्तियों द्वारा कोविड नियमों का पालन भी करवाया जाए। मतदेय स्थल पर कुल मतदाताओं की संख्या महिला मतदाता, पुरुष मतदाता सब होने चाहिए। और यही तरह से इसमें काफी चीजें लिख करके भेजी गई हैं। मतदेय स्थल पर परिवारों की संख्या 80 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ मतदाता है, दिव्यांग मतदाता है, उनके लिए भी यहां पर जो कुछ चीजें लिखी गई, बस इतना इन्होंने आधा अधूरा लिख करके भेजा है। और नीचे लिखा गया है, यहां पर आप देख सकते हो कि बीएलओ पर्यवेक्षक के पास अपने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट का नाम और मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है। और ये क्षेत्रीय भ्रमण में ये चीजें कुछ पाई गई हैं। बीएलओ पर्यवेक्षक ग्रामवासी इनके निर्वाचन संबंधी उक्त जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो यहां पर देखो कुछ ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा इन्होंने क्या लिखा है और किस उद्देश्य के साथ में लिखा है। खैर जो भी है इसको हम पीछे छोड़ रहे हैं और आपको अगला आदेश दिखाना चाहेंगे। यह आदेश अनुराग पटेल जी का है और जिलाधिकारी हैं बांदा के और उन्होंने निकाला है। इनका कहना है कि लखनऊ द्वारा प्रतिदिन शाम 8 बजे से जो है 9:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाती है और जनपदों में कोविड टीकाकरण प्रथम डोज, द्वितीय डोज और 14+ वाले, 18 वर्ष वाले, जिनको जो प्रिकॉशन डोज, इन सब पर जो है यहाँ पर चर्चा होती है, किसको क्या लगा, किसको क्या नहीं लगा, कौन छूटे रह गए हैं और किनको जो किन कारणों से नहीं लगा, इन चीजों को लेकर के यहां पर आ रही हैं जानकारियां। तो जो भी लोग हैं जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है तो उनको प्रिकॉशन डोज लगवाई जाए। यहां पर बोल रहे हैं कि कोविड 3 के फेज में यहां पर जो है समस्त हेल्थ केयर वर्कर, स्वास्थ्य विभाग की आशा, एएनएम, इन सबको बोला जा रहा है और पंचायती राज और तमाम विभाग वालों को इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। कई विभागों के नाम इसमें लिए गए थे और खास तौर पर जो भी चुनाव ड्यूटी में लग रहे हैं उन सबको प्रिकॉशन डोज से भी आच्छादित किया जाए, ये वाला आदेश आया था। बिजनौर से एक ये है, 22 जनवरी को जारी हुआ है और जिलाधिकारी का लेटर है। इसमें उन्होंने यहां पर आइए जानते क्या कहा है। इनका कहना है कि इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने आवंटित विभागीय अधिकारियों से समन्वय करो और अवशेष कार्मिकों का कोविड वैक्सीनेशन कराओ। 100% कार्मिकों का वैक्सीनेशन होने से संबंधित प्रमाण पत्र भी 2 दिन के अंदर अवगत कराओ। तो इनका यही कहना है, माननीय आयोग को अवगत भी कराओ। तो यहां पर इसके बारे में इनका कहना है कि जो भी लोग हैं जिनको चुनाव ड्यूटी में लगना है, समस्त कार्मिक, और उनको अगर प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है तो उसी के संबंध में है कोविड का टीका लगना जरूरी है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद
सरकार बिना कोविड का टीका तृतीय वाला तीसरा डोज बूस्टर डोज लगाए बहनों के मोबाइल पर मैसेज भेज दे रहा कि आपको जो तीसरी डोज भी लग गई, ताकि एक रिकॉर्ड पूरा हो जाए कि इनको लग गई और इनको चुनाव में भेज दो, ताकि ये भी ना कह पाए कि हमें लगी कि नहीं लगी, क्योंकि ऑफिशियली रूप से जो फिर कागज पर होता है माना वही जाता है। आप कहेंगे हमें लग गई, जब आप कहेंगे कि नहीं लगी और कागज पर दिखाएंगे लगी, तो बस लगी ही माना जाएगा। आप जितना चिल्ला ले कि हमें नहीं लगी, ये फर्जी का है, कोई नहीं मानेगा। ठीक इन चीजों को यहां पर ध्यान रखना। घर घर जाकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। डीपीओ का एक आदेश आया था, महाराजगंज में जारी हुआ था। हटाए गए अतिक्रमण की जगह पर फिर से चला जो है यहां पर दीवार और कार्रवाई की मांग। यहां पर देखिएगा कुछ इस तरह से आर्टिकल कभी कभी छपते हैं कि उनके जो वाक्य होते हैं वो अपने आप में जो अधूरे रह जाते हैं, यानी सही नहीं लिख पाते हैं। इनका कहना है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी और गाइडलाइन के मुताबिक सभी को जानकारी भी देंगी कि गृह भ्रमण के दौरान जो कार्यकर्ता हैं, नवजात शिशु और कुपोषित बच्चे, गर्भवती धात्री, इन सबका देखभाल भी करेंगे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करेंगी। और साथ ही इन्हीं चीजों को लेकर के यहां पर कुछ चीजें आई हैं। तो फिलहाल के लिए काम तो काफी सौंप दिए गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि विभाग इन कामों को करवाने के लिए बहनों की सुरक्षा का कितना इंतजाम करता है। क्या उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिस सुरक्षा की दृष्टि से क्या वो मुहैया कराई जाती है या नहीं, या पिछली सरकार जो है साल की तरह इस बार भी सिर्फ काम ही सरकार लेगी और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कुछ भी उनको नहीं देगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर आज शाम के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आपको